अभिवादनम, अभिनंदनम, सुप्रभातम। आज के सुप्रभातम के अंक के साथ मैं हूं नारायण दत्त मिश्र और समर्पित है मेरी ओर से आप सभी को स्वागत सत्कार के साथ सादर नमस्कार। बहुत वक्त बीता रात्रि के अंधकार में, अब समय है सवेरे के उजाले का। जी हाँ, अंधेरी रात के बाद नई सुबह ढूंढते हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए अपने चिर परिचित कार्यक्रम सुप्रभातम को। इस कार्यक्रम में होती है बात आज के पंचांग की, प्रेरणा से भरे 3 भाषाओं से खिले एक विशेष सुभाषित की, और इसके बाद होती है एक विशेष प्रस्तुति भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी, और फिर स्वास्थ्य और योग के 2 विशेष प्रभाग होते हैं। और साथ में आप हर दिन जुड़ते हैं संस्कृत की पाठशाला से, जहां आप परिचित होते हैं संस्कृत की विशेषताओं से, और संस्कृत प्रस्तुति के बाद आप समय अनुसार देख लेते हैं एक प्रेरक वृत्त भी। अभी सबसे पहले आज की तिथि, वार और नक्षत्र को जानने का आ गया है समय, तो आइए देख लेते हैं अपने पहले प्रभाग को, यानी आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, बुधवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। समय की पहचान या अभिज्ञान हो जाने के बाद भी हमें कई बार ऐसा लगता है कि अगर कोई सहायता भी हमें मिल जाए तो हम और भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पर कभी कभी बाहरी सहायता से अधिक आंतरिक सहायता बहुत महत्वपूर्ण होती है, और यह आंतरिक सहायक की भूमिका निभाने वाले होते हैं हमारे गुण ही। तो आज जान लेते हैं अपने अगले प्रभाग सुभाषित में उन 6 विशेष गुणों के बारे में भी जो हम में हो तो हम निस्संदेह जीवन के हर पग पर, हर पड़ाव पर अधिक सफलता अर्जित कर सकते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसके पास होते हैं देवता उसकी सहायता करते हैं। Enterprise, courage, patience, wisdom, strength and bravery. Whoever has these 6 qualities, God Himself supports them. भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात आचार्य कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की। वस्तुतः अर्थशास्त्र में आंतरिक प्रशासन, संगठन, गुप्तचर संचालन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति आदि का विशद वर्णन है। आइए आज देख लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में इस पर ही आधारित एक विशेष रिपोर्ट। भारतीय राजनीति की परंपरा का इतिहास वैदिक काल से प्रचलित है और इसका पूर्ण रूप से अस्तित्व 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक ग्रंथों जैसे दंड नीति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, प्रारंभिक स्मृतियां और पुराण आदि के रूप में हुआ। ये सबसे लोकप्रिय, पूरी तरह से वैज्ञानिक और आधिकारिक भी माना जाता है। आचार्य कौटिल्य लगभग 350 से 275 ईसा पूर्व भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार थे और कौटिल्य ही प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। अर्थशास्त्र में आंतरिक प्रशासन, सीमावर्ती राज्यों के साथ संबंध, संगठन, गुप्त संचालन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति आदि का विशद वर्णन है। कौटिल्य द्वारा दिए गए सिद्धांत, उपकरण और प्रबंधन के दृष्टिकोण आज के समय में भी प्रासंगिक और उपयुक्त हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में अर्थशास्त्र में वर्णित चतुर्विध उपाय यानी साम, दाम, दंड भेद का विशेष महत्व है। वस्तुतः युद्ध अथवा मतभेद होने पर पहले 3 दृष्टिकोण प्रस्तावित किए हैं, जो हैं साम, दाम और दंड। और जब ये तीनों विफल हो जाते हैं तो शासक को सलाह दी जाती है कि वो भेद का उपयोग करे,
जो प्रतिद्वंदी को समर्पण के लिए मजबूर करने के लिए प्रयोग होता है। पहली नीति है साम। साम शब्द का तात्पर्य है समाधान अथवा धैर्य। दो शासकों में असहमति होने पर जब झगड़े बढ़ जाते हैं तो दोनों पक्ष परस्पर मैत्रीपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चर्चा और विचारों का आदान प्रदान कर समस्या का समाधान निकालते हैं और एक दूसरे का दृष्टिकोण समझते हैं। दूसरी नीति है दाम। दाम का अर्थ है वश में करना। यदि बातचीत कर समस्या का हल नहीं निकल रहा हो तो अगला कदम दूसरे पक्ष को लाभ प्रदान कराना ही दाम नीति है। बलिष्ठ शासक को भूमि भाग, धन आदि देना ही कौटिल्य के अनुसार दाम है। तीसरी नीति अथवा उपाय है दंड। कई बार ऐसा भी होता है जब साम और दाम कार्य नहीं करते। ऐसे समय में अपनी शक्ति, बल अथवा सेना का प्रदर्शन करना ही दंड है। कहा गया है दंडस्य ही भयात सर्वम जगत भोगाय कल्प्यते, अर्थात दंड के भय से ही लोग अधर्म करने से बचते हैं। चतुर्थ नीति है भेद नीति। राजनीति और राजनीति के प्रकरणों में जब अंतिम संकल्प युद्ध हो जाए तो भेद नीति उपयोगी है। हालांकि ये नीति प्रोत्साहित नहीं की गई क्योंकि इसका सीधा मतलब है फूट डालकर राज करना। कौटिल्य द्वारा दिए गए क्रम में इन चरणों को लागू करने में सक्षम होने के लिए शासक को अत्यधिक धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में हम थॉमस और किलमन द्वारा दिए गए 5 दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं, जो है अवॉइडिंग यानी टालना, कंपेटिंग यानी प्रतिस्पर्धा करना, कोलैबोरेटिंग यानी सहयोग करना, एकोमोडेटिंग यानी समायोजन करना और कॉम्प्रोमाइजिंग यानी समझौता करना। कौटिल्य की नीति या संघर्ष प्रबंधन के दृष्टिकोण बहुत परिष्कृत हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। भारतीय ज्ञानकोश में सदियों से प्रयोग किए जा रहे ये सिद्धांत भारत के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। नीतीश भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब बात स्वास्थ्य की। बेहतर जीवन के लिए न केवल शारीरिक अपितु मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष महत्व होता है। मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव व्यक्ति की उत्पादकता या कहें कि उसके समग्र व्यक्तित्व पर पड़ता है। आइए समझ लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इस रिपोर्ट के माध्यम से। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति की दिनचर्या पर काफी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो उसकी उत्पादकता बढ़ती है और सभी कार्य बेहतर तरीके से हो पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है, उसके अंदर आत्मविश्वास भरता है और जीवन में तनाव का सामना करने के लिए वो बेहतर रूप से सक्षम हो पाता है। साथ ही अपने कार्यों को और अपने समुदाय के विकास में योगदान दे सकता है। फीलिंग ऑफ वेलबीइंग और अच्छा होना है वो मानसिक स्वास्थ्य का सबसे पहला उसका कंपोनेंट है। उसके बाद है कि आपको कोई भी माइनर स्ट्रेस हो रही है, आप सुबह तैयार हुए, आपकी जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी स्टार्ट होने में 2 मिनट 3 मिनट लगे, तो ये जो छोटी छोटी जो माइनर स्ट्रेसेस हैं उससे कैसे आप उससे एडजस्ट होते हैं, उससे कैसे आप कंस्ट्रक्टिव वे में एडजस्ट हो सकते हैं, ये भी मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। आपकी अपनी एबिलिटीज़ जो हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, उसको किस तरह से आप सोसाइटी में यूज़ करते हैं, कैसे उसको आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं और लोगों को मदद कर सकते हैं, ये भी मानसिक स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आप को मानसिक बीमारी नहीं है, ये है कि एक वेलबीइंग का अनुभव होना। मानसिक स्वास्थ्य यानी व्यक्ति की मनोदशा का सकारात्मक, स्थिर और संतुलित होना। इसमें मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की अच्छी जीवन शैली शामिल है, जिसमें स्वस्थ रिश्ते, उचित आहार, नींद और व्यायाम जैसे कारक शामिल होते हैं। ये स्थिरता, सकारात्मकता और समस्याओं के अभाव में होने वाली स्थिति है। यदि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है और व्यक्ति को कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।
कई कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य या कोई रोग होना, मनोवैज्ञानिक कारण, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, आहार, नींद, मादक पदार्थों का सेवन, पारिवारिक विवाद, आनुवंशिक कारक, मानसिक आघात और सामाजिक कारण। इन सब से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। भावनाओं का प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण कौशल है। भावनाओं के विनियमन कौशल की कमी से खराब सेहत, रिश्तों में जटिलताएं और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना हमें चुनौतियों, तनाव और असफलताओं का सामना करने में सहायता करता है। आपका जो डेली रूटीन है, जैसे 8 घंटे की नींद होना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप समय पे सोएं, समय पर जागें। एक हेल्दी डाइट जो है, न्यूट्रिशियस डाइट लें, जिसमें कि फ्राइड आइटम्स का जो है कंपोनेंट्स कम हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हैं, दूध है जो है, या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इनका एक बैलेंस डाइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम आप 40 से 45 मिनट का एक रूटीन रखें, जिसमें आप रेगुलर एक सैर हो सकती है, मॉर्निंग वॉक हो सकती है, इवनिंग वॉक हो सकती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। नशे की चीज़ों से, जैसे तंबाकू है, सिगरेट्स हैं, शराब हैं, इन सब से दूर रहें। कुछ समय आपका परिवार के साथ बिताना, एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना, कम्युनिकेशन परिवार के साथ या अपने मित्रगण के साथ या सोसाइटी में, जो एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई समस्या होने पर उसके विषय में बात करें और आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ से परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर व्यक्ति में चिड़चिड़ापन और उत्पादकता पर भी प्रभाव हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आवश्यक है सही देखभाल। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय करें। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। सुप्रभात की वेला में सुप्रभातम में आप सभी का पुनः स्वागत है। स्वास्थ्य और योग, भला इन दोनों को एक दूसरे से अलग समझने की गलती कौन कर सकता है। जरूर आरंभिक रूप से हम में से कई लोग योग को बस शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जोड़कर ही देखा करते हैं, पर योग का लक्ष्य तो शारीरिक ही न होकर मानसिक और आध्यात्मिक भी है। वैसे हम भी अभी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस प्रसिद्ध संस्कृत की सूक्ति की महत्ता को समझते हुए योग के कई आसनों के बारे में अपनी प्रस्तुतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते चले आ रहे हैं। आज जान लेते हैं योग की क्रियाओं के बारे में जो आंखों की रोशनी को करते हैं दुरुस्त। नमस्ते, मैं शशि साड़ा। आइए बात करते हैं आज आई साइट के ऊपर। आज हम देख रहे हैं कि सब ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन से एक्सपोज्ड है। कोई मोबाइल पे, कोई लैपटॉप पे, तो नहीं कोई टीवी पे। हमारा इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया है कि देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। आई साइट बहुत वीक होते जा रही है और बड़े लोग भी चश्मा लगाते हैं और कुछ लगाने से कतराते हैं। तो कुछ आज ऐसा सीखते हैं जिससे हम अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करके रख सकें, हमारी आंखों को हेल्दी रख सकें।
आज हम सीखते हैं त्राटक के बारे में, जो एक एज ओल्ड ट्रेडिशनल योगिक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को करने के लिए धीरे से अपने राइट थंब को अपने नोज की टिप ऑफ द नोज के लेवल पर लेकर आएंगे। शोल्डर और एल्बो को रिलैक्स रखेंगे और अपनी आंखों को टिप ऑफ द थंब को देखेंगे। जो थंब का टिप है उसको देखेंगे। कम से कम पलक झपकाना है। यहाँ अपने आप को रिलैक्स रखते हुए कंप्लीट फोकस रखना है थंब के ऊपर। धीरे धीरे इस थंब को अपने नाक के पास लेकर आना है। आप देखेंगे जैसे जैसे थंब आपके नाक के पास आएगा, आपका विजन हल्का ब्लर होते जाएगा और धीरे धीरे थंब का डबल इमेज आएगा। जैसे ही डबल इमेज आने लगे उधर ही रुक जाना है। आंखों को कंप्लीटली थंब को फोकस करने देना है। यहाँ थोड़ी देर रुकना है और धीरे से थंब को वापस पीछे लेके जाना। जहां तक हो सके आंखों को कम से कम हिलाना है और गेज पूरा थंब के ऊपर ही रहेगा। रुकेंगे वहां। धीरे से राइट हैंड के थंब को राइट साइड पर लेकर जाएंगे। अगर अपनी नेक को नहीं मूव करना है, खाली आईज मूव होंगी। आईबॉल्स को धीरे 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 राइट साइड पर लेकर जाना। मेक श्योर ये ध्यान रखिएगा कि अपना नेक और चिन नहीं मूव हो और धीरे से थंब को वापस सेंटर में लेकर आए। यहाँ कुछ देर रुकेंगे। आंखों को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। हाथों को अच्छे से रब करेंगे। कप करेंगे आंखों को। धीरे से आंखों को कप में खोलेंगे और हाथों को रिलैक्स। ये टेक्निक से आप देखेंगे अपनी आंखों की रोशनी और आंखों का रिलैक्सेशन दोनों में बहुत फायदा होगा। आइए सुनते हैं हंसा माँ की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इसी त्राटक प्रैक्टिस को लेकर। नमस्कार। आईसाइट इंप्रूव करने के लिए अमुक चीजें करना जरूरी है। एक तो आंखों को धोना। साफ पानी हाथ में लेके आंखें डुबा के आंखें मटमटाइए। दिन में भी बहुत बार आंखों को टाइट करना, ढीला करना और आंखों को मटमटाना जरूरी है। कोई भी एक चीज को लंबे समय ना देखे, स्क्रीन पर देखेंगे तो हर 20 मिनट में कोई दूसरी जगह देखिए कि जिससे आंखें रिलैक्स हो जाए। आंखों के लिए खाने में, भोजन में जरूरी है कि विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जाना चाहिए और साथ में ओमेगा 3 जाना चाहिए। तो खाना इस तरह का हो जिसमें नट्स हो, एप्पल्स हो, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो वगैरह। और देखा जाए कि दिन में अच्छी रिलैक्सेशन की टेक्निक अपनाए और रात को जल्दी सोना जरूरी है। बहुत अच्छा रहेगा आंखों के लिए। और इसलिए हम 1 घंटा पहले ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दीजिए और कॉफी, टी वगैरह तो 5 घंटे पहले ही लीजिए सोने के, उसके बाद ना लें। बस ये सब ध्यान देंगे तो आंखें स्वस्थ रहेंगी। नमस्कार। संस्कृत भाषा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस भाषा में सब कुछ परिष्कृत और संशुद्ध स्वरूप में हमें प्राप्त होता है। तो आज संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बात कुछ अक्षरों को ध्यान में रखते हुए उच्चारणगत व्याकरण की। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां स्वागतम समेषाम। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात उच्चारण की, पर आज कुछ अक्षरों को ध्यान में रखते हुए उच्चारण से पहले बात उच्चारण के गणित की या उच्चारण के व्याकरण की। जी हाँ, हम कई बार शब्दों के उच्चारण के क्रम में कुछ अक्षरों पर समग्रता से अधिक जोर देते हैं, जिसे उच्चारण के व्याकरण के अनुसार महाप्राण इस शब्द के नाम से जाना जाता है। और कई बार कुछ अक्षरों पर समग्रता से तुलना में कम जोर डालते हैं, जिसे अल्प प्राण इस शब्द के नाम से हम जानते हैं। ये अल्प प्राण और महाप्राण वाले अक्षर कौन से हैं? आइए ये कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। देखिए, साधारण तौर पर यह अभी पहले जान लेते हैं। देखिए, 5 अक्षरों के समूह को हम वर्ग कहते हैं और उस वर्ग में जो अक्षर सर्वप्रथम होता है तो उस वर्ग का नाम उसी अक्षर से हो जाया करता है।
यह आप जानते ही हैं। जैसे हमने कहा क वर्ग, तो इसका अर्थ है कि क इस अक्षर से ग तक के कुल 5 अक्षर क वर्ग इस नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से अन्य वर्गों को भी आप समझ लें, यानी च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके बारे में जानकर उस वर्ग के 5 अक्षरों को आप ध्यान में रख लें। और अब लौटते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के प्रकार के बारे में। इन्हीं वर्गों में कौन से अक्षर हैं अल्प प्राण और महाप्राण, आइए सबसे पहले यह देख लेते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ और ङ ये अक्षर होते हैं और यहाँ अल्प प्राण है क, ग और ङ ये 3 अक्षर। और यहीं ख और घ ये 2 अक्षर महाप्राण इस नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह च वर्ग में च, छ, ज, झ और य ये अक्षर होते हैं और यहाँ अल्प प्राण है च, ज और य ये 3 अक्षर अल्प प्राण है। और यहीं छ और झ ये 2 अक्षर महाप्राण इस नाम से जाने जाते हैं। और फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण ये अक्षर होते हैं और यहाँ अल्प प्राण है ट, ड और ण ये 3 अक्षर। और यहीं ठ और ढ ये 2 अक्षर महाप्राण इस नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह त वर्ग में त, थ, द, ध, न ये 5 अक्षर होते हैं और यहाँ अल्प प्राण है त, द और न ये 3 अक्षर। और यहीं थ और ध ये 2 अक्षर महाप्राण इस नाम से जाने जाते हैं। और फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये अक्षर होते हैं और यहाँ अल्प प्राण है प, ब और म ये 3 अक्षर। और यहीं फ और भ ये 2 अक्षर महाप्राण इस नाम से जाने जाते हैं। और 5 वर्गों यानी क से प वर्ग के इन अक्षरों के बाद भी कुछ अक्षर हैं जिन्हें महाप्राण और अल्प प्राण के भेद में रखा जाता है। आइए अब यह देख लेते हैं। स, श, श और ह इन अक्षरों को उच्चारण के क्रम में महाप्राण वाले अक्षरों के रूप में जाना जाता है। और इसी तरह य, र, ल और व इन अक्षरों को उच्चारण के क्रम में अल्प प्राण वाले अक्षरों के रूप में जाना जाता है। तो आज आपने जाना उच्चारण के व्याकरण वाली कक्षा में अल्प प्राण और महाप्राण वाले अक्षरों के बारे में। तो आप अभी ध्यान रखिए इन अक्षरों का, क्योंकि हम अगली कक्षा में जानेंगे कि कैसे इन अक्षरों को जानने के बाद हम अपने उच्चारण में अनवधानता यानी असावधानी या अशुद्धि को परे रखते हुए अक्षरों के उच्चारण को शुद्ध, परिष्कृत या समग्रता से कहें तो संस्कृत रख सकते हैं। तावत् पुनर्मिलामः अग्रिमायां कक्षायां। नमो नमः। अब क्रम है एक प्रेरक वृत्त का। इस बार अर्जुन अवार्ड समारोह में भी जिस एक बात ने लोगों का खूब ध्यान खींचा वो थी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली बेटियां और उनकी जीवन यात्रा। इस बार 13 महिला एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन बेटियों ने अनेक बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और भारत का परचम लहराया। शारीरिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां इन साहसी और टैलेंटेड खिलाड़ियों के आगे टिक नहीं पाई। ऐसी एक बेटी हैं नसरीन शेख, जिनकी सफलता का सफर संघर्षों से भरा रहा है। किसी भी खिलाड़ी को अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और उसके संघर्ष की कहानी तभी सामने आती है जब वो एक मुकाम हासिल कर लेता है। खेल पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की कहानियां भी किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं। इस बार अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाली खो-खो की कैप्टन नसरीन शेख दिल्ली की शकूरपुर की तंग गलियों में एक कमरे के छोटे से मकान में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती हैं। नसरीन के पिता मोहम्मद गफूर बाजार में पटरी पर बर्तन की दुकान लगाते हैं। 23 साल की ये खो-खो खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी नसरीन शेख ने अपने जीवन में घोर आर्थिक तंगी का सामना किया है। कई व्यक्तिगत चुनौतियां भी झेली हैं, लेकिन कभी भी अपने सपनों की उड़ान की राह में इन्हें बाधा नहीं बनने दिया। ये तो बहुत टफ जर्नी थी मेरी लाइफ की। तो मेरे पापा का मैंने डेडिकेशन देखा मेरे लिए कि मेरे प्रैक्टिस की जो डाइट होती है, हमारे एथलीट की बहुत अलग डाइट होती है नॉर्मल पर्सन से। तो वो मेरे पापा जब देखते थे कि मैं मतलब गेम्स में मेरा बहुत अच्छा रुचि है,
तो इसके लिए मेरे पापा पटरी बाज़ार लगाते हैं बर्तन का, तो एक बाज़ार करके फिर नाइट के लिए अगले बाज़ार में जाते थे। वो इसलिए जाते थे कि ये बाज़ार तो हमारे घर का खर्चा निकल जाएगा, बट ये जो दूसरा बाज़ार मैं करूँगा वो नसरीन की डाइट आएगी। नसरीन का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब साल 2019 में हुए दक्षिण एशियाई खेलों में उनकी कप्तानी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। अब तक नसरीन लगभग 35 नेशनल और 2 इंटरनेशनल खेलों में शिरकत कर चुकी हैं। इसके अलावा एशियन गेम्स 2016 और 2018 में भी नसरीन शामिल थी। बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे मतलब कि जग में जो कहते हैं ना, वो उजाला कर रखी है बेटी ने। नसरीन के हौसलों को परवाज देने में उनके पिता का भी बड़ा रोल है। बहुत गर्व की बात है कि एक पटरी बाजार वाले के बेटी इतनी बड़ी मुकाम पे पहुंचा है। अर्जुन अवार्ड लाना कोई मामूली बात नहीं। आस पड़ोस में मना करते थे, हमारे रिश्तेदार भी कुछ नाराज़गी रहता था, लेकिन हमने दुनिया की बातें नहीं सुनी। मैं सोचा कि अगर कमाने खाने से ही ज़िंदगी नहीं गुजरता, अगर देश के लिए कुछ ऐसा करो कि नाम हो। तो हमारी लड़की के अंदर लगन, एक जुनून था, थोड़ा हमने भी साथ दिया कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। नसरीन लड़कियों को खेल में बेहतर करने के लिए हमेशा जागरूक करने का प्रयास करती हैं, ताकि खेल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि करियर के रूप में देखा जाए। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रभातम के इस अंक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे सुप्रभातम के नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।